विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। हम प्रवेश साझेदारी प्रवेश के दो वीडियो बनाए जिसके अंदर हम प्रश्न 12 तक हल कर दिए हैं। अब प्रश्न नंबर 13 से यहाँ पर हल करेंगे इसमें। और एक बार फिर से ऑनलाइन अकाउंटिंग लर्निंग चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 से हम इसको हल करेंगे प्रश्न को। और अभी हम आगे प्रश्न जो हल किए उसमें हमने पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और रोकड़ या बैंक खाता और आर्थिक चिट्ठा, इस तरह से हमने 4 खाते बनाए। और यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, इसमें चालू खाते भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये स्वाध्याय का प्रश्न 13 है और इसमें आपको पूंजी खाते का शेष भी दिया है और चालू खाते का भी शेष दिया है। अब यहाँ आप एक खाता, यहाँ आप चालू खाता अतिरिक्त बना सकते हैं। तो चालू खाता बनाएंगे तो पूंजी खाता स्थिर होगा। तो पूंजी खाता अगर आपको नहीं बनाना हो तो आप पूंजी खाते का शेष आप डायरेक्ट जो है उसको आर्थिक चिट्ठा में स्थिर पूंजी के रूप में दर्शा सकते हैं। और आप खाता बनाना चाहें तो खाते में केवल पूंजी खाता दर्शा करके और उसकी जो शेष है उसको निकाल करके सीधा कहाँ लिख सकते हैं, आर्थिक चिट्ठा में। तो इस तरह से आपको चाहें तो आप वो 4 खाते कंटिन्यू रखें, पूंजी के बदले चालू खाता बन जाएगा। और अथवा तो आप जो है पूंजी खाता भी बनाएं और चालू खाता दोनों बना करके भी आप सवाल कर सकते हैं। तो हम दोनों तरह से लेंगे इसमें सवाल में। तो अब देखिए, इसमें साझेदार 2 हैं, ए और बी, 4:1 पुराना अनुपात है। और हम देख रहे हैं दोनों की बाकी पूंजी की और चालू खाते की। कारीगर अकस्मात मुआवजा दिया हुआ है, लेनदार देनी हुंडी है। जब सारे जो हम एंट्री किए हैं सब परिचित हम उससे हैं, कोई इसमें नया हमको मिलने वाला नहीं है। अब समझ में थोड़ा देख लेते हैं। इसके अंदर साझेदार सी को प्रवेश दिया गया तो लाभांश का नया अनुपात यहाँ दे रखा है 3:1, यानी हमें त्याग का अनुपात निकाल लेंगे इसके ऊपर से। सी अपने भाग का 1/5 भाग पेटे 20,000 रोकड़ पूंजी में के रूप में लाता है और रुपया 5,000 ख्याति के रूप में लाएंगे। और आगे दिया इसके अंदर, ख्याति की रकम में से आधी रकम पुराने साझेदार तुरंत निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये दिया गया है। तो ख्याति भी है, रोकड़ पूंजी भी है और ख्याति निकालना भी है। जमीन मकान की कीमत में 10% वृद्धि करना है, जबकि फर्नीचर और स्टोव की कीमत में कमी करना है। विनियोग की बाजार कीमत आपको 35,000 दिया है, तो उस तरह समायोजन करना है। देनदारों पर 10% दुर्बती अनामत का प्रावधान करना है। अकस्मात मुआवजा में 1,000 का दावा मंजूर हुआ है, जो हम दायित्व के रूप में दर्शाएंगे। लेनी हुंडी के अस्वीकृत खर्च 150 और बैंक चार्जेस 300 रुपये चुकाए हैं, जिसका लेखा करना बाकी है। तो इसके असर भी साथ साथ हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम जैसे खाते बनाते हैं तो उस तरह से सबसे पहले खाते तैयार करेंगे इसमें। तो देखिए, इसमें एक तो पुनः मूल्यांकन खाता, और पुनः मूल्यांकन के बाद हमने बनाया साझेदार का चालू खाता। और चालू खाते में हमने जो पुराने साझेदार हैं, क्योंकि चालू खाते में नए साझेदार को इनको इंक्लूड नहीं होना है, तो पुराने साझेदार के लिए हमने बना दिए। और उसके बाद हमने बनाया रोकड़ और बैंक खाता। और फिर हमने बना दिया है सी के प्रवेश के पश्चात का आर्थिक चिट्ठा। और आर्थिक चिट्ठा में हमने पूंजी खाता दिखे यहाँ ए और बी और सी तीनों का एक साथ यहाँ दर्शा दिया है। तो स्थिर पूंजी हम डायरेक्ट यहाँ दर्शा देंगे और नए साझेदार की पूंजी भी इसी में आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने बनाया। अब इसमें थोड़ी गणना देख लेते हैं जरा। हमने जैसे बताया कि त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए देखिए, त्याग का अनुपात बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, जो हम बार बार गिनते आ रहे हैं उसी तरह से। और यहाँ पुराना भाग दिया इनका 4:1, नया दिया है 3:1 प्रश्न के अंदर है। उसके आधार पर हमने ए और बी का त्याग का अनुपात निकाल लेंगे। तो 4/5 और -3/5 हर समान है, तो 4 में से 3 निकाल देंगे, 1/5 आ गया। देखिए, तो इसका मतलब साझेदार ए का त्याग है 1/5, बी का 1/5 -1/5 हर समान है। 1 में 1 माइनस होगा, 0 होगा, अर्थात ये 0 हुआ। यानी कि बी को ना तो त्याग होगा और ना तो लाभ होगा इसमें। तो इसका मतलब कि त्याग किसने किया? ए ने। तो जब साझेदार ए ने त्याग किया है तो ख्याति की रकम जो रोकड़ में आएगी उसका हकदार या अधिकारी कौन होगा? ए। बी को उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमको अनुपात की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देख लेते हैं। पुरानी ख्याति यहाँ दी गई है, तो पुरानी ख्याति को जैसे हम अपलिखित करते हैं पूंजी खाते के उधार में, तो अब तो हम यहाँ चालू खाता बनाएंगे। तो साझेदार के चालू खाते उधार, बी के चालू खाते उधार और ख्याति खाते जमा, उसको अपलिखित कर दिए, उसकी एंट्री हम दर्शाएंगे। उसके बाद सी रोकड़ में ख्याति लाता है, तो
रोकड़ खाता उधार जैसे हम लिखते हैं और ख्याति का प्रीमियम जमा बताएंगे, और दूसरी असर हम ख्याति का प्रीमियम उधार करके और ए के चालू खाते जमा कर देंगे, क्योंकि वो त्याग करने वाले केवल ए है, तो ए के खाते में 5,000 बता देंगे। और फिर इसी में हमने एंट्री नहीं लिखा है, तो जो 5,000 रुपया में से आधी रकम साझेदार निकाल ले जाता है, तो आधी रकम को हम फिर चालू खाते उधार कर देंगे, रोकड़ खाते जमा कर देंगे, तो उसको हम सीधा सवाल में कर देंगे। तो अब देखते हैं, चलिए इसमें सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह जिस तरह से यहाँ बाकी लिखते हैं शेष, उसको देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर ज़मीन मकान दिया हुआ है, तो ज़मीन मकान है 35,000, तो इसको हम पक्की तलपट में ज़मीन मकान यहाँ दर्शा देंगे। तो आर्थिक चिट्ठा में यहाँ देखिए ज़मीन मकान में 35,000 दर्शा दिया यहाँ पर। उसके बाद है फर्नीचर 30,000, तो फर्नीचर का असर यहाँ बताएंगे, फर्नीचर 30,000। फर्नीचर के बाद है विनियोग 25,000 दिया है, तो यहाँ पर विनियोग देखिए, यहाँ पर यही दर्शा दिया गया है विनियोग 25,000 यहाँ पर। फिर उसके बाद है स्टॉक 15,000 है, तो यहाँ भी समायोजन है, तो स्टॉक 15,000 और रकम हम अंदर लिख दे रहे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद आता है देनदार 5,500 है, तो यहाँ पर देनदार की रकम लिख देंगे यहाँ पर 5,500, देनदार की जो रकम दी गई है वो रकम दर्शा देंगे। फिर आता है लेनी हुंडी 3,000, इसके बाद दिया है, तो यहाँ पर लेनी हुंडी की रकम समायोजन वगैरह नहीं है, तो सीधा बाहर लिख देंगे 3,000। फिर रोकड़ और बैंक दिया है, तो रोकड़ और बैंक तो हम कहाँ बताएंगे, रोकड़ खाते में, तो हमने रोकड़ खाता बनाया है, तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में यहाँ पर शेष आगे लाए, तो रोकड़ का शेष वहाँ दर्शा देंगे 3,000, शेष आगे लाए 3,000। और उसके बाद ख्याति दिया है, तो ये पुरानी ख्याति है, इसको हम अपलिखित करेंगे जैसा कि हमने प्रविष्टि में लिखा। तो ये चालू खाता बनाया है, तो चालू खाता के उधार पक्ष में जाएगी, और पुराने अनुपात में 4:1, तो 5,000 है तो 4,000 और 1,000, तो इसको हम चालू खाते में ये देखिए पुरानी ख्याति अपलिखित करेंगे, तो 4:1 के हिसाब से 4,000 और 1,000 ये हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि संपत्ति पक्ष कंप्लीट हो गया। अब दायित्व पक्ष लेते हैं। दायित्व पक्ष में सबसे पहले पूंजी है, तो पूंजी को हमने स्थिर बताया है, तो इसको हम सीधा पक्की तलपट में आर्थिक चिट्ठा में दर्शा देते हैं 75,2500। ये देखिए आर्थिक चिट्ठा, और आर्थिक चिट्ठा में 75,000 है ए का और 25,000 है बी का। अभी सी का लिखेंगे, फिर जोड़ के बाहर लिख देंगे बाद में। फिर उसके बाद आता है आगे चालू खाता का शेष दिया है, तो हमने चालू खाता बनाया हुआ है। आपको पता है कि पूंजी दायित्व का मतलब होता है जमा बाकी, जमा शेष, तो जमा शेष में यानी जमा पक्ष में दर्शाएंगे। तो ए और बी दोनों का चालू खाता दिया हुआ है, और रकम है 8,000 और 2,000, तो दोनों का शेष हम दर्शा देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए चालू खाता, और चालू खाता के जमा पक्ष में शेष आगे लाए 8,000 और 2,000, दोनों का शेष यहाँ दर्शा दिया है। फिर उसके बाद कारीगर अकस्मात मुआवजा, अब यहाँ कारीगर अकस्मात मुआवजा दिया हुआ है, तो ये रकम आपको कितना दिया है इसके अंदर 5,000 दिया है, और यहीं पर एक समायोजन भी दिया है, समायोजन नंबर 5। मुआवजा के संदर्भ में 1,000 का दावा मंजूर हुआ है, तो ये 1,000 का दावा हमको चुकाना है, तो जब 1,000 चुका देंगे तो फिर ये 5,000 में 1,000 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4,000, और उसको हम बांट देंगे। तो हम इसके असर बता देते हैं अभी यहाँ पर। ये देखिए अकस्मात का मुआवजा का दावा, पहले तो दायित्व में जो मंजूर हुआ है 1,000 यहाँ आ गया, और अब 5,000 में से 1,000 निकल गया, बचा कितना 4,000, तो 4,000 जो बचा उसको हम बांट देंगे साझेदारों के पुराने अनुपात में। पुराना अनुपात है 4:1, तो बचे बनेगा 3,200 और 800, 3,200 और 800 ये बांट दिया देखिए। उसके बाद आता है लेनदार, लेनदार की रकम यहाँ दिया है 4,000, तो लेनदार का पर कुछ है नहीं इसमें, तो उसको हम सीधा दायित्व में दर्शा देंगे। तो यहाँ देखिए लेनदार 4,000। फिर उसके बाद है देनी हुंडी 1,000, तो देनी हुंडी पर भी कोई असर नहीं बताई गई यहाँ पर, तो उसको हम दर्शा देंगे देनी हुंडी की रकम 1,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये, अब देखिए अब सारी एंट्रियाँ हमारी दायित्व की हो गई, संपत्ति की कंप्लीट हो गई। अब शुरू करते हैं समायोजन। पहला समायोजन है 1/5 भाग सी जो है वो 20,000 पूंजी के रूप में रोकड़ लाता है,
तो पूंजी के रूप में रोकड़ लाता है, तो हमने स्थिर पूंजी बनाया है, तो स्थिर पूंजी यानी हमने सीधा दायित्व में दर्शा दिया है, तो सीधा इसकी पूंजी यहाँ दर्शाएंगे 20,000, एक असर यहाँ 20,000, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,20,000, कंप्लीट हो गया। और ये 20,000 रोकड़ पूंजी आई है, तो इसको हम रोकड़ खाते में दर्शाएंगे, तो रोकड़ खाते में आवक के रूप में उधार करेंगे सी के पूंजी खाते 20,000। तो ये पहले समाधान में पूंजी के बारे में हो गया। उसी में है 5,000 ख्याति के रूप में रोकड़ आएगी, बराबर, उसमें से आधी रकम पुराने साझेदार तुरंत निकाल लेंगे। तो आपने त्याग में देखा कि बी को तो 0 हुआ, तो फिर त्याग की रकम, त्याग किस में आ रहा है, ए में, तो इसका मतलब ख्याति की रकम किसको मिलेगी, ए को मिलेगी। तो ए में ख्याति का प्रीमियम खाते कितना बता देंगे हम, पूरा 5,000, बांटने की जरूरत नहीं है, यहाँ कुछ नहीं। इसमें से आधी रकम जो है साझेदार निकाल ले जाता है, तो 5,000 का आधा निकालेंगे तो यहाँ 2,500, तो यहाँ देखो रोकड़ खाते 2,500, ये आधी रकम निकाल लिए। और अब इसकी असर बताएंगे, रोकड़ है तो इसको हम कहाँ बताएंगे, इसको रोकड़ खाते के उधार में। तो रोकड़ खाते के उधार में ख्याति का प्रीमियम जो आया वो कितना आया, 5,000 आया, उसको दर्शा दिया। और ये जो आधी रकम निकाल लिए, तो ये रोकड़ खाते में जमा पक्ष में आएगा। तो जमा पक्ष में हम दर्शा देंगे ए के चालू खाते कितने रकम निकालेंगे, 2,500। तो देखो ए ने जो है निकाला, तो ए के चालू खाते यहाँ पर 2,500 दर्शा दिया इसके अंदर। तो इस तरह से जो है रकम जो निकाली जाए ख्याति के रूप में उसको दर्शा देने का। फिर आता है समाधान, जमीन मकान की कीमत में 10% वृद्धि करनी है, जबकि फर्नीचर और स्टॉक में 5% कमी करनी है। तो पहले हम जमीन मकान देख लेते हैं यहाँ पर। तो जमीन मकान है 35,000, तो 35,000 में वृद्धि करेंगे इसके अंदर, तो 3,500 रुपया वृद्धि हो जाएगा, 3,500, 3,500, ये 3,500 की वृद्धि हो गई। और अब जमीन मकान हो जाएगा 38,500, 38,500। और इसकी दूसरी असर पुनः मूल्यांकन खाते में, क्योंकि लाभ हो रहा है, तो जमा पक्ष में जमीन मकान 3,500। फिर उसके बाद आते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर और स्टॉक में कमी करने को बताया गया है। इसमें यहाँ देखिए लिखा गया है कि फर्नीचर और स्टॉक की कीमत में 5% कमी करना है। तो इसमें हम कमी करेंगे, तो फर्नीचर में 5% कमी करेंगे, तो फर्नीचर की कमी होगी 1,500, फर्नीचर में कमी होगी 1,500। रकम बाहर लिख देंगे 28,500, तो फर्नीचर हो जाएगा 28,500 का। और उसी तरह से दूसरा हमको कमी करना है इसके अंदर फर्नीचर स्टॉक। तो स्टॉक में भी कितनी कमी करना है, 5%। तो 15,000 का 5% करेंगे तो 750 आएगा, तो 750 कम हो जाएगा। और इसको हम घटाएंगे तो 14,250 बाहर आएगा, 14,250। तो ये दोनों कमी हुई, दोनों कमी यानी नुकसान हुआ। तो 1,500 और 750 पुनः मूल्यांकन खाते में लिखेंगे। तो फर्नीचर 1,500 और स्टॉक 750, ये दोनों में कमी यहाँ दर्शा दी है। उसके बाद समाधान देखिए आगे, विनियोग की कीमत, बाजार कीमत 35,000 है जो वही लिखना है। तो विनियोग की बाजार कीमत 35,000 है, यानी विनियोग की कीमत बढ़ रही है। तो विनियोग की कीमत कितना बढ़ेगी, अपने पास 25,000 का विनियोग है, तो 10,000 कीमत बढ़ गई, 10,000 बढ़ा दिया। अब ये हो गया 35,000, बाजार कीमत 35,000 बता दिया। और 10,000 की वृद्धि यानी लाभ होगा, तो पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे 10,000। तो इस तरह से विनियोग की कीमत पूरी हुई। फिर उसके बाद है देनदार पर 10% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान करना है। तो डूबत ऋण का प्रावधान करना है, तो यहाँ हम प्रावधान इस तरह से करेंगे। देनदार हमने कितना बताया, 5,500, तो 5,500 का 10% करेंगे यहाँ पर, तो 10% कितना हो जाएगा, 550, 10% हो गया 550, घटाएंगे 4,950। और ये 550 जो हुआ, तो ये 550 अब हम कहाँ ले जाएंगे, पुनः मूल्यांकन खाते में उधार। लेकिन आपकी बुक में डूबत ऋण कितना अनामत है पहले से, 500, और हमने कितना प्रावधान किया, 550, कितना डिफरेंस आया, 50। तो खाली 50 रुपया ही पुनः मूल्यांकन खाते में लिखा जाएगा। तो पुनः मूल्यांकन में 550 के बदले खाली 50 लिखेंगे। तो ये देखिए डूबत ऋण अनामत खाते यहाँ पर 50, अंतर की रकम जो आई वो। फिर समाधान है, अकस्मात मुआवजा के संदर्भ में 1,000 का दावा मंजूर हुआ, इसको हमने लिख दिया है। फिर उसके बाद है लेनी हुंडी के अस्वीकृत खर्च
के रुपया 150 और बैंक चार्ज के 300 चुकाए हैं, उसका लेखा करना बाकी है। तो इसका लेखा करेंगे तो सबसे पहले तो इसका खर्च है तो पुनः मूल्यांकन में उधार कर देंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बैंक चार्ज कितना हमने बताया इसमें 300, तो बैंक चार्ज 300 का नुकसान हुआ चुकाने के लिए और लेनी हुंडी का 150 का नुकसान हुआ। ये दोनों हमने यहाँ पर नुकसान के रूप में पुनः मूल्यांकन में उधार कर दिया। और अब दूसरा असर इसका हम बताएंगे, तो इसकी असर रोकड़ खाते में बता देंगे। तो रोकड़ खाते में जो लेनी हुंडी का अस्वीकृत खर्च हुआ है बराबर, तो उसकी असर यहाँ बता देंगे 150 देनदार के नाम से, क्योंकि रोकड़ है, रोकड़ जावा कोई ऐसा मान लेंगे हम। और बैंक चार्ज कितने का हुआ 300 का, इसकी हम इसका लेखा कर दिए, रोकड़ में जावा के रूप में एंट्री कर दिए और पुनः मूल्यांकन में खर्च के नुकसान के रूप में एंट्री कर दिए। और इस तरह से अब देख रहे हैं कि इसमें हमारे सारी एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई हैं। और अब इसके बाद हम खाते का टोटल करेंगे। सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, तो इसका जमा पक्ष का योग हम देख रहे हैं कि 13,500 हो रहा है, 13,500। इसको हम यहाँ लाएंगे उधार में 13,500, अंतर जो को लाभ कहा जाएगा, और जो डिफरेंस आएगा इसमें घटाने पर वो आ रहा है 10,750। इसमें से घटाएंगे तो 10,750। और ये रकम जो है पुराने अनुपात यानी 4:1 में इसको हम यहाँ पर बांटेंगे। पुराना अनुपात है तो 4:1 करेंगे तो इसका आएगा 8,600, 8,600। और बी का हो रहा है 2,150, 2,150। इसको हमने बांट दिया देखिए। और ये लाभ की रकम हमेशा की तरह हम पूंजी खाते जमा ले जाएंगे। तो यहाँ हमने चालू खाता बनाया है तो फिर हम चालू खाते में जमा ले जाएंगे। तो चालू खाते के जमा पक्ष में पुनः मूल्यांकन खाता की रकम लिख देंगे इसको, तो 8,600 और 2,150। और उसके बाद टोटल करेंगे तो ए का टोटल आप देखेंगे किसका टोटल आ रहा है 24,800, 24,800। बी का टोटल कर लेते हैं जमा पक्ष का, तो 3 अमाउंट है 4,950, 4,950। और ये टोटल यहाँ ले लेंगे ट्रांसफ़र करके उधार पक्ष में 24,800 और 4,950। और फिर डिफरेंस निकालेंगे तो चालू खाते का शेष निकल जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 2 6, 6,500 यहाँ माइनस हो जाएगा तो बचेगा 18,300, 18,300 ये डिफरेंस आया देखिए। और बी का 4,950 टोटल है, उसमें से केवल 1,000 ही घटाना है तो 3,950। अब आप देख सकते हैं कि चालू खाते का शेष जमा शेष आया है। तो जमा शेष का मतलब होता है दायित्व, जिसको हम दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे। तो दायित्व पक्ष में यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ पर चालू खाते का शेष दोनों का एक का है 18,300, उसको लिखेंगे 18,300। और बी का है 3,950 और जोड़ेंगे तो 18,3 21 और इस तरह से 9 3 12 यानी 22,250, 22,250, 22,250 इस तरह से रकम बाहर आएगी। और अब हम एक रोकड़ खाता जो है या बैंक खाता उसको बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 3,000, 20,000 और 5,000 है, ये हुआ 28,000। तो पहले इसका टोटल हम कर देंगे 28,000, उधार पक्ष का ज़्यादा है और इसको हम जमा पक्ष में ले जाएंगे 28,000। और अब इसमें से ये रकम माइनस करेंगे 2,500 और 150 और 300, तो घटाने के बाद जो शेष बचा उसको लिखेंगे। तो अंतर इसमें आ रहा है 25,050, 25,050 ऐसा। तो इस तरह से अब ये शेष जो है उसको उधार शेष कहेंगे, तो संपत्ति में लिखेंगे 25,050। यहाँ पर रोकड़ बैंक 25,050, ठीक है। तो इस तरह से अब सारी खाते कंप्लीट हो गए। उसके बाद इसको हम बंद करेंगे। अब पक्की तलपट का टोटल करेंगे हम। तो संपत्ति पक्ष का टोटल हम ले रहे हैं इसका सबसे पहले, तो इसका टोटल हो रहा है 1,48,250, 1,48,250। और उसके बाद हम ले रहे हैं दायित्व पक्ष का टोटल। तो दायित्व पक्ष के टोटल में भी वही रकम आ रही है 1,48,250, 1,48,250। इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम प्रश्न नंबर अब लेते हैं 14। किताब में प्रश्न नंबर 14 में आप देखेंगे यहाँ साझेदार हैं ऋत्वी और प्रिंसी, दो साझेदार हैं
5:3 के भाग में साझेदार हैं और इनका पक्की तलपट आपको दिया है। तो पुराना अनुपात भी आपने देखा 5:3 और इनके पक्की तलपट में भी देखिए चालू खाता दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ भी चालू खाता बनाना है और पूंजी खाता आपके लिए ऑप्शनल है, आप बनाएं अथवा तो सीधा आर्थिक चिट्ठा में उसको दर्शा सकते हैं। समाधान चेक कर लेते हैं एक बार जरा। तो यहाँ पर मनन अपना निजी फर्नीचर 75,000 पूंजी के रूप में लाएगा। तो यहाँ पर मनन जो है रोकड़ नहीं ला रहा है, फर्नीचर ला रहा है, तो उसको हम पूंजी के रूप में ले लेंगे और संपत्ति में उसको वृद्धि बता देंगे। लेनदार 60,000 मनन चुकाता है, तो लेनदार में कमी कर देंगे और इसके पूंजी में ऐड कर देंगे 60,000 रुपया पूंजी खाते में, बराबर। तो ये हो जाएगा। फिर मनन को भविष्य में 1/5 हिस्सा देना है। मनन ख्याति के रूप में 45,000 रोकड़ लाएगा, तो जैसे हम रोकड़ की ख्याति करते हैं उस तरह एंट्री करेंगे। पेढ़ी के ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख हुआ है, तो 3 लाख का 1/5 करेंगे। तो इस तरह से ख्याति का जो आएगा उसमें से जितना रोकड़ लाया है उसकी एंट्री करेंगे और बाकी का बिन रोकड़ जैसे एंट्री करेंगे। उधार खरीदी 15,000 लेनदार खाते और खरीद खाते लिखना बाकी है। उधार खरीदी का लेखा नहीं हुआ तो लेनदार बढ़ेगा और बढ़ा करके उसको दर्शाएंगे और पुनः मूल्यांकन दर्शाएंगे। फिर उसके बाद है यहाँ दिया भी है कि माल का समावेश अंतिम स्टॉक में हुआ है, ऐसा बोल दिया है। 7वां नंबर 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 36,000 हो गई है, तो आप देख रहे हैं कमी हो गई है। कारीगर मुआवजा पेटे जिम्मेदारी 28,000 है। यहाँ पर कारीगर मुआवजा देखिए कितना दिया, 60,000 दिया है, उसमें जवाबदारी कितनी हुई है, इसमें 28,000, तो उतना निकल जाएगा। फिर विनियोग पर ब्याज मिलना बाकी है 24,000। तो अब पहले थोड़ी गणना देख लेते हैं इसके अंदर। तो इसकी गणना हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर नया अनुपात आपको दिया नहीं है, तो नया अनुपात नहीं है तो त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात, और पुराना अनुपात बराबर कितना था 5:3, तो ये त्याग का अनुपात, यानी यहाँ पर दोनों अनुपात से हम रहेंगे। मनन की ख्याति निकाल लेते हैं। 3 लाख मूल्यांकन हुआ, 1/5 मनन का भाग है, तो इस तरह से मनन को ख्याति कितना लाना चाहिए, 60,000 लाना चाहिए। अब मनन जो है रोकड़ कितना लाता है, 45,000 लाता है, तो पहले उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। रोकड़ खाते उधार, ख्याति का प्रीमियम खाते जमा 45,000, और फिर साझेदार में बांट देंगे त्याग के अनुपात में। तो ख्याति का प्रीमियम खाता उधार 45,000, ऋतु के चालू खाते जमा और प्रिंसी के चालू खाते जमा, क्योंकि चालू खाता बनेगा यहाँ पर, तो उसको हमने बांट दिया पुराना अनुपात 5:3 में। अब दूसरा कि ख्याति मनन को लाना है 60,000 और लाता कितना है 45,000 रोकड़, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 15,000। 60,000 माइनस 45,000, तो 15,000 रोकड़ वो ख्याति नहीं लाता है, तो ख्याति रोकड़ नहीं लाता है, तो रोकड़ ख्याति नहीं लाता है तो बिन रोकड़ हो गया। तो उसकी एंट्री जैसे हमने पीछे प्रश्न में देखे, तो वहाँ पर पुराने साझेदार नए साझेदार को उधार कर दो, तो मनन के चालू खाते उधार और ऋतु के चालू खाते जमा और प्रिंसी के चालू खाते जमा। तो 15,000 को यहाँ पर हमने पुराना अनुपात यानी 5:3 में बांट दिया। तो ये हमारी गणना छोटी सी हो गई। और अब इसके बाद हम इसमें एक एक करके सब पहले बाकियाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बैंक दिया है, तो इसमें हम बैंक खाता बनाएंगे और उधार पक्ष में बाकी बताएंगे 60,000 रुपये। ये देखिए यहाँ पर हमने बैंक खाता बना करके यहाँ पर उधार में शेष आगे लाए और उसका शेष यहाँ दर्शाएंगे, और शेष की रकम है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये यहाँ पर दर्शा देंगे बैंक खाते में 60,000। फिर उसके बाद है देनदार की रकम है 90,000, तो इसको हम दर्शा देंगे यहाँ पर देनदार, तो देनदार की रकम 90,000। इसमें कुछ समायोजन वगैरह नहीं है तो सीधा बाहर लिख सकते हैं 90,000। फिर उसके बाद आता है स्टॉक 60,000 रुपये है, तो स्टॉक है तो उसमें समायोजन है, तो स्टॉक की रकम अंदर दर्शा देते हैं 60,000, समायोजन इस पर होगा। फिर मकान है 4,50,000, समायोजन नहीं है तो बाहर लिख दो 4,50,000 मकान। उसके बाद आता है मकान के बाद है विनियोग 1,05,000 है, तो विनियोग की कीमत बता देंगे 1,05,000। तो इस तरह से ये हमारे संपत्ति पक्ष का कंप्लीट हो गया। अब दायित्व पक्ष का देखिए, कारीगर लाभ भाग फंड। अब समझना इसको, कारीगर मुआवजा अनामत और कारीगर लाभ भाग फंड दोनों अलग हैं। ये दायित्व होता है, तो इसको कभी बांटते नहीं है, इसको दायित्व में लिख देते हैं, तो इसको हम दायित्व में दर्शा देंगे। तो कारीगर लाभ भाग फंड 30,000, तो इसको हम सीधा पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में यहाँ दर्शा दे रहे हैं 30,000। उसके बाद है लेनदार है 1,20,000, तो लेनदार की रकम हम 1,20,000 समायोजन है अंदर लिखते हैं 1,20,000। फिर उसके बाद है कारीगर मुआवजा अनामत। अब कारीगर मुआवजा अनामत में हम देख लेते हैं यहाँ पर समायोजन नंबर 8,
कारीगर मुआवजा नामत पेटे जिम्मेदारी एक निश्चित हुई है कितने की, 28,000 की। तो 28,000 की जो जिम्मेदारी निश्चित हुई है उसकी असर हम यहाँ बता देंगे। तो पक्की तलपट के दायित्व में, तो दायित्व में कारीगर मुआवजा की जिम्मेदारी 28,000, एक असर यहाँ दर्शा दिए। उसके बाद हम देखिए अगली एंट्री में बताएंगे चालू खाते में। तो चालू खाते में यहाँ पर कारीगर मुआवजा अनामत, तो इसमें 28,000 यहाँ पर हमने दे दिया, इसमें से मुआवजा 60,000 में से, और बाकी जो बचा उसको हम यहाँ बांट देंगे साझेदारों में। तो बाकी बचेगा 32,000, उसको बांटेंगे तो 20,000 और 12,000, पुराने अनुपात में 20,000 और 12,000। तो इस तरह से इसको हमने यहाँ दर्शा दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है चालू खाता। चालू खाता हमने तैयार किया है। तो चालू खाता में दोनों का है, ऋत्वी और प्रिंसी का दायित्व यानी जमा शेष है 1,50,000, 1,95,000, 1,50,000 और 1,95,000। तो दोनों का चालू खाता हमने यहाँ दर्शा दिया। फिर यहाँ पर पूंजी दिया है। यहाँ मैंने आपको खाली जानकारी के लिए पूंजी खाता भी बनाया है, जैसे पूंजी खाता बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ हम देखो पूंजी खाता बनाए हैं। तो पूंजी खाते में जमा पक्ष में लिख देंगे, शेष आगे लाए, ऋत्यु का 1,20,000 और 90,000। यहाँ पर ये पूंजी खाता देखिए बना है 1,20,000 और प्रिंसी का 90,000। पूंजी खाता नहीं बनाते तो इसको हम सीधा पक्की तलपट में दायित्व पक्ष में दर्शा देते स्थिर पूंजी के रूप में, और यहाँ हमने स्थिर पूंजी खाता बना ही दिया है। फिर उसके बाद अब ये आप देखिए कंप्लीट हो गया। अब समाजन लेते हैं। पहला समाजन, मनन अपना निजी फर्नीचर 75,000 का फर्नीचर की पूंजी के रूप में लाएगा। तो पहले तो मनन साझेदार पूंजी फर्नीचर ला रहा है पूंजी के रूप में। ये देखिए स्थिर पूंजी खाता में फर्नीचर के रूप में फर्नीचर खाते, और यहाँ फर्नीचर खाते आप लिख सकते हैं, फर्नीचर खाते। और मनन में तो मनन कितने का फर्नीचर ला रहा है तो उसकी रकम यहाँ पर हम दर्शा देंगे कि इसके अंदर फर्नीचर के रूप में 75,000 है तो 75, ये देखिए यहाँ दर्शा दिए। दूसरा संपत्ति, क्योंकि नया साझेदार ला रहा है इसको, तो 75,000 यहाँ दूसरी असर आ गई। ठीक है। उसके बाद आता है समायोजन आगे, लेनदारों में से 60,000 मनन को चुकाना है, यानी इसको मनन चुकाएगा और उसको पूंजी में आपको समावेश कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए लेनदार खाते, पहले तो पूंजी खाते में लेनदार खाते और मनन में 60,000 इसकी पूंजी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये उसकी जिम्मेदारी ले लिया है लेनदार को पेमेंट करने की, तो इसकी पूंजी इतना बढ़ा देंगे। और दूसरा पक्की तलपट में लेनदार जो है, ये देखिए यहाँ लिख दिया मनन खाते, तो क्योंकि उसको मनन पेमेंट करेगा तो उतनी कमी हो गई, तो 60,000 कम कर दिया। तो अब लेनदार कितना रहा, 60,000 रहा। ठीक है। तो इसके सर ऐसे बताएंगे। फिर आता है समायोजन, ख्याति संबंधित है, 1/5 भाग हुआ है उसको मिलेगा, और ख्याति का मूल्यांकन जो है 45,000 रोकड़ में लाएगा, और मूल्यांकन हुआ है 3 लाख। तो हमने जैसे आपको गणना में दिखाया कि इस तरह से इसकी गणना हुई है दोनों की, रोकड़ ख्याति की और बिना रोकड़ ख्याति की। तो रोकड़ ख्याति में देखिए 45,000 रोकड़ लाएगा तो उसकी एंट्री बताएंगे, और 15,000 नहीं रोकड़ लाएगा तो उसकी एंट्री, दोनों की एंट्री यहाँ दर्शा देते हैं। तो इसको हम पहले चालू खाते में दर्शा देंगे। तो चालू खाते में ख्याति का प्रीमियम 45,000 का जो है, पुराना अनुपात बराबर त्याग का अनुपात था 5:3, तो उसमें इसको बांट देंगे हम ख्याति को। तो हमने बांटा तो 28,125 गणना के अनुसार 28,125 आया था, और इसका हमने गिना था तो 16,875, 16,875 ये ख्याति हो गया। और उसके बाद ख्याति का रोकड़ आई है तो ख्याति का प्रीमियम खाते इसको हम दर्शा देंगे रोकड़ या बैंक खाते में। तो उधार पक्ष में आवक के रूप में दर्शाएंगे, तो उसकी ख्याति जो रोकड़ आई वो 45,000 रोकड़ ख्याति। तो 2 असर यहाँ पर हो गई। और फिर उसके बाद वह रोकड़ ख्याति जो मतलब रोकड़ में नहीं लाता है तो उसकी एंट्री भी हम दर्शाएंगे इसके अंदर। तो इसमें मनन के चालू खाते यहाँ बता देंगे हम यहाँ पर, या मनन के चालू खाते। तो जो रकम 15,000 को बांटे हमें यहाँ पर इस तरह से 9,375 है और 5,625 है। तो दोनों रकम यहाँ दर्शा देंगे। इनके जमा पक्ष में कितना हो जाएगा, सीधा 9,375 और प्रिंसी को 5,625। इस तरह से 15,000 को हमने बांट करके यहाँ दर्शा दिया है। तो ये रोकड़ ख्याति हुई, ध्यान रखना है आपको। और ये जो रोकड़ ख्याति नहीं लाया वो एंट्री है। तो दोनों 45,000 और 15,000 दोनों मिला ख्याति 60,000 कंप्लीट हो गई इसकी। अब
मनन का चालू खाता हमने नहीं बनाया है, मनन का चालू खाता हमने नहीं बनाया, यहाँ मनन है तो मनन का चालू खाता हमने नहीं बनाया है, तो इसकी जो बाकी है तो इसको उधार पक्ष में लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ तो हमने मनन का कॉलम बनाया नहीं है, तो इसको हम सीधा पक्की तलपट में यहाँ दर्शा सकते हैं। तो पक्की तलपट में जमा इसको दर्शाएंगे तो यहाँ पर इसकी बाकी आएगी, जमा पक्ष को माना जाएगा, उसको जमा शेष माना जाएगा। तो यहाँ देखिए हम दर्शा दिए सीधा 15,000 मनन का चालू खाता। ये आपको खास समझना है। यहाँ पर चालू खाता पुराने साझेदारों का है, नए साझेदार का नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रोकड़ ख्याति नहीं लाता है तो उसके लिए उसको चालू खाते में उसको हमको यहाँ पर उधार पक्ष में दर्शाना था, और जब शेष निकालते तो जमा शेष आता है, तो जमा शेष को बताकर यहाँ बताते। लेकिन यहाँ पर संपत्ति के पक्ष में इसको हमने 15,000 बता दिया, क्योंकि मनन को हम उधार करेंगे, उधार शेष यानी संपत्ति, तो संपत्ति पक्ष में इसको बता दिए। तो चालू खाता है, तो ये 15,000 का हिसाब इधर आ गया, और ये जो है 45,000 का हिसाब रोकड़ खाते में चला गया। तो रोकड़ ख्याति हो गई, बिना रोकड़ ख्याति हो गई। फिर आता है इसके बाद अगला समायोजन है पेढ़ी की ख्याति का हो गया। फिर उधार खरीदी के 15,000 लेनदार खाते में खरीद खाते लिखना बाकी है, तो इसको हम आर्थिक चिट्ठा में लेनदार, तो लेनदार हमने देखा कि लेनदार में 60,000 तो मनन चुका देगा और बचे 60,000, उसमें खरीदी का लेखा करना बाकी है, तो लेखा 15,000 का कर देंगे। तो अब ये हो गया कितना, 75,000। वास्तविक लेनदार हो गया 75,000, और 75,000 का ये दूसरी एंट्री हम बताएंगे इसको, क्योंकि साझेदार ने इसको जो है इसमें एंट्री किया गया। इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसके अंदर लेनदार में ये वृद्धि ग्रुप में 15,000 की एंट्री यहाँ पर बता दी है। और दूसरी एंट्री इसको बताएंगे पुनः मूल्यांकन में एक नुकसान या खर्च के रूप में। तो यहाँ बता दिए, देखिए खरीद खाते 15,000, दो असर हो गया, लेनदार बढ़ा देंगे और यहाँ खर्च या नुकसान के रूप में यहाँ दर्शा देंगे। फिर उसके बाद आता है 45,000 के स्टॉक की बाजार कीमत 36,000 है, तो यानी स्टॉक में यहाँ पर कमी हो रही है। तो स्टॉक में कमी कितनी हुई, 9,000, तो 9,000 कमी यहाँ दर्शा देंगे। यहाँ पर स्टॉक में कमी 9,000, अपना कुल स्टॉक है 60,000, उसमें 9,000 की कमी हो जाएगी, तो अभी बचेगा 51,000। और ये 9,000 की जो कमी हुई इसको पुनः मूल्यांकन खाते में उधार कर देंगे नुकसान के रूप में 9,000। फिर उसके बाद है कारीगर मुआवजा की जिम्मेदारी 28 तो हो गया। विनियोग पर मिलना बाकी ब्याज 24,000 है, तो अपनी लाभ है, अपना आवक है, तो इसको हम पहले पुनः मूल्यांकन में जमा कर देते हैं। तो पुनः मूल्यांकन में जमा करेंगे तो 24,000 जमा हो गया। और दूसरी असर संपत्ति लेना पक्ष में मिलना शेष विनियोग का ब्याज, तो मिलना शेष ब्याज है 24,000। तो इस तरह से हमने देखा कि सारी एंट्री हमने इसमें समायोजन के साथ कर दिया। अब उसके बाद हम सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते हैं। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे तो इसके लिए इसमें अपने जमा पक्ष में 24,000 है, तो यहाँ पर 24,000 लेते हैं। और उधार पक्ष का टोटल देखिए, यहाँ भी 15 और 9 24,000 हो रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सरभर, यानी पुनः मूल्यांकन खाते में ना तो लाभ हुआ ना तो नुकसान हुआ। तो फिर इसको हमको बांटने का या पूंजी खाते चालू खाते रह जाने को कोई प्रश्न उपस्थित होता नहीं है। तो पुनः मूल्यांकन खाता आपका समान हो गया। अब आते हैं पूंजी खाते पर। पूंजी खाता हमने स्थिर अलग से बना लिया है, तो अब इसका टोटल करेंगे तो स्थिर पूंजी में तो दूसरी कोई असर आती नहीं है। तो ऋत्वी का जितनी पूंजी थी उतनी रहेगी 1,20,000, प्रिंसी की 90,000 जो पूंजी वही यथावत रहेगी। और उसके बाद मनन, तो मनन की तो पूंजी के रूप में रोकड़ लाया और लेनदार को चुकाना भी स्वीकार किया उसने, तो उसको कुल मिला कितना हुआ, 1,35,000 हुआ दोनों का टोटल। और फिर इसका टोटल हम यहाँ दर्शा करके और शेष निकाल लेंगे, 1,20,000 और 90,000 और 1,35,000। और अब शेष निकालेंगे तो वो कोई रकम आने वाली है, 1,20,000, 90,000 और 1,35,000। यानी अगर आप पूंजी खाता बनाओ तो इस तरह से आप बना सकते हो, और बना करके फिर जो बाकी आई फिर इसको ले जाके पक्की तलपट में दर्शा सकते हो। तो पक्की तलपट में ऋत्वी की है 1,20,000 और प्रिंसी की हमने निकाला 90,000 पूंजी, और नए साझेदार मनन की पूंजी 1,35,000। इस तरह तीनों की पूंजी यहाँ दर्शा करके और तीनों का टोटल करेंगे तो 3,45,000।
ये रकम बाहर आ गई। ठीक है, तो इस तरह पूंजी खाता बना करके भी हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है चालू खाता साझेदारों का। तो साझेदारों का चालू खाता इसको बंद करेंगे। तो साझेदार के चालू खाते में पहले ऋत्वी है, तो ऋत्वी का खाता बंद करेंगे। तो इसमें अपने पास जो रकम है 2,07,500 हो रहा है, 2,07,500 टोटल हो रहा है इसका, इस साइड का। और इसका टोटल कर रहे हैं तो 2,29,500, 2,29,500। और ये दोनों अमाउंट को हम यहाँ ले लेंगे इस तरफ में, तो 2,07,500 और 2,29,500। इस तरह से हमने जो है इसका टोटल यहाँ ले लिया। और अंतर निकालेंगे, तो अंतर तो कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, यहाँ पर जो अमाउंट आया वही यहाँ पर आंसर आएगा, शेष आएगा। तो इसका आएगा 2,07,500 रहेगा और इसका रहेगा 2,29,500। ये शेष निकल गया। तो ये बोलेंगे चालू खाते का शेष जमा ज़्यादा है तो इसको जमा शेष कहेंगे। और जमा शेष का मतलब कहाँ जाएगा, दायित्व में। तो ये पक्की तल पट के दायित्व पक्ष में इसको दर्शा देंगे। दायित्व पक्ष में 2,07,500 और 2,29,500, 29,500। और अब इसको जोड़ेंगे तो कुल हो रहा है 4,37,000। चालू खाते का शेष 4,37,000 कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में बंद कर देते हैं रोकड़ या बैंक खाता। तो रोकड़ या बैंक खाते में हम देख रहे हैं उधार पक्ष में खाली आपको अमाउंट दिया है 60,000 और 45,000, जोड़ेंगे तो 1,05,000 होता है, 1,05,000। और यहाँ भी 1,05,000 लिख करके और इसको बंद कर देंगे। तो बंद करेंगे तो वही बाकी निकलेगी, शेष निकलेगा 1,05,000। कौन सा शेष कहेंगे इसको, उधार शेष। उधार शेष यानी संपत्ति में। तो संपत्ति में हम बैंक खाता या बैंक शेष या रोकड़ शेष करके लिखेंगे इसको 1,05,000। इस तरह आप देख पाएंगे कि सारी एंट्री हमने यहाँ पूरा कर दिया। और अब इसका टोटल ले लेते हैं। तो पक्की तलपट का संपत्ति पक्ष का योग लेंगे पहले। तो संपत्ति पक्ष के योग में मकान, फर्नीचर इत्यादि सबका योग करेंगे इसके अंदर। तो हो रहा है 9,15,000। इसमें हो रहा टोटल 9,15,000 और 9,15,000 देखिए टोटल यहाँ लिख दिया हमने। और उसके बाद फिर इसी तरह से दायित्व पक्ष का टोटल लेंगे। तो पूंजी का है और उसके बाद लेनदार है, सारी एंट्री बाहर है। और कर्मचारी लाभ भाग फंड है और मुआवजा और चालू खाता इत्यादि सबकी बाकी ले लेंगे इसको जोड़ करके। तो हो रहा है वही 9,15,000, 9,15,000। इस तरह से दोनों पक्ष का योग बराबर हो गया। विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले का वीडियो में मैंने लगभग 3 से 4 सवाल समावेश किए, तो वीडियो हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था। अभी हम 2-2 प्रश्न के वीडियो बना रहे हैं ताकि वीडियो थोड़ा छोटा रहे और आपको समझने में भी आसानी पड़े। तो इस तरह से अब आगे जो इसका वीडियो बनेगा वो तीसरे या चौथे पार्ट में आपको समझाएंगे। और इतना तब तक के लिए आपको उसको समझ करके और इन प्रश्नों को हल करना है। धन्यवाद।